नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम 2035 स्टील सुपरस्टॉर्म की खौफनाक घटनाओं, इसके पीछे के अजीबोगरीब काल्पनिक विज्ञान और पल पल बढ़ती उस तबाही का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। हम देखेंगे कि कैसे विज्ञान का एक बेहतरीन प्रयोग एक भयंकर आपदा में बदल जाता है। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक चश्मदीद गवाह के खौफनाक बयान से करते हैं। खेतों से गुजरने वाली एक अदृश्य और खूंखार शक्ति का यह विवरण किसान ब्रूक्स ने दिया था। जरा सोचिए, उन्होंने बताया कि ये पानी से बने एक बवंडर जैसा दिख रहा था और इसमें से मच्छरों की भिनभिनाहट जैसी एक अजीब सी आवाज आ रही थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि हवा का नामो निशान तक नहीं था, फिर भी यह हर भारी धातु की चीज को अपनी ओर पागलों की तरह खींच रहा था। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर असीमित स्वच्छ ऊर्जा पाने की एक अच्छी नीयत से शुरू किए गए प्रोजेक्ट ने इस धातु खाने वाले विनाशकारी सुपरस्टॉर्म को जन्म कैसे दे दिया? आज हम इसी भयंकर चुंबकीय आपदा के पीछे के विज्ञान को डिकोड करेंगे और इसे रोकने के लिए समय के खिलाफ जो रोमांचक दौड़ शुरू हुई उसे भी बारीकी से समझेंगे। भाग 1, द हेलियोस एनर्जी प्रोजेक्ट। इस पूरी घटना के केंद्र में एक कॉरपोरेट दिग्गज कंपनी है जिसका नाम है हेलियोस। इसका एग्जीक्यूटिव जोनाथन दुनिया को असीमित बिजली देने का एक बहुत ही बोल्ड वादा करता है। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों। इसका लक्ष्य सीधे सूरज की ऊर्जा, खास तौर पर सोलार फ्लेयर्स को पृथ्वी पर लाकर एक कभी ना खत्म होने वाले स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत का निर्माण करना है। कागज पर तो ये साइंस एकदम शानदार लगती है। जरा इमेजिन कीजिए, ये सिस्टम C3 क्लास के सोलर फ्लेयर्स को ट्रैक करता है। आपको बता दें कि इन सोलर फ्लेयर्स की ऊर्जा किसी परमाणु बम से कम नहीं होती। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स इस विशाल सौर ऊर्जा को खींचते हैं और फिर लाखों वॉट की ये चुंबकीय ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर मौजूद विशाल अंडरग्राउंड सुपर बैटरीज में स्टोर की जाती है। भाग 2, द मिसिंग 2%। लेकिन आपदाओं की कहानियों में एक छोटी सी कैलकुलेशन की गलती भी तबाही मचा सकती है, और यहां भी ऐसा ही हुआ। पहली ही डाउनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान एक रहस्यमयी घटना होती है। सिस्टम से ठीक 2% ऊर्जा अचानक गायब हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2% ही तो है, लेकिन इसे इस तरह समझिए, ये कोई छोटा मोटा रिसाव नहीं था। ये 300 मेगावाट की अपार ऊर्जा थी। इतनी बिजली 10,000 घरों को रोशन करने के लिए काफी होती है, और ये अपार शक्ति अब हवा में एक अस्थिर चुंबकीय भंवर के रूप में आजाद भटक रही थी। और यहीं से शुरू होता है एक भयंकर टकराव। एक तरफ हमारे पास सतर्क और डेटा पर भरोसा करने वाले वैज्ञानिक माइकल हैं, जो बार बार चेतावनी देते हैं कि ये गायब हुई ऊर्जा एक खतरनाक भंवर का रूप ले चुकी है। दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटिव जोनाथन, जो इस खतरे को महज एक मामूली गड़बड़ी मानकर टाल देता है ताकि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई देरी ना हो। मुनाफे के आगे विज्ञान की चेतावनियों को अनसुना कर दिया जाता है। भाग 3, अ मैग्नेटिक सुपरस्टॉर्म अवेकन्स। डेटा को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ता है। तबाही की रफ्तार सच में डराने वाली है। सुबह 10:30 बजे एक गैस स्टेशन पर बिना हवा चले गाड़ियां अपने आप खिसकने लगती हैं। दोपहर होते होते किसान ब्रूक्स का भारी भरकम ट्रैक्टर एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींच लिया जाता है, और शाम आते आते ये चुंबकीय बवंडर हेंडरसन जैसे शहरों में तबाही मचाने लगता है। घरों की लोहे की छतें उखाड़ने लगता है। अब इस घटना का जो काल्पनिक विज्ञान है वो काफी दिलचस्प है। ये भंवर जमीन के नीचे मौजूद लोहे की खदानों और ज्वालामुखी की नसों के रास्ते पर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। ये रास्ते में आने वाली हर धातु को निगलता जाता है और ताकतवर होता जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि लकड़ी जैसी गैर चुंबकीय चीजों को ये छूता तक नहीं। और हाँ, इसके प्रभाव में आते ही सेलफोन और सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तुरंत काम करना बंद कर देते हैं। भाग 4, कॉर्पोरेट ग्रीड अंडर प्रेशर। जैसे जैसे शहर तबाह होने लगते हैं, हेलियोस प्रोजेक्ट के काले सच सामने आने लगते हैं। पता चलता है कि स्टीफन विंटर्स नाम के एक इंजीनियर ने इस सटीक आपदा की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। उसने रिसेप्टर्स में एक जानलेवा डिजाइन की खामी खोजी थी, लेकिन जोनाथन ने इस सच को छुपाने के लिए स्टीफन को नौकरी से निकाल दिया। उसने निवेशकों के पैसे को जनता की जान से ज्यादा जरूरी समझा। ऐसे मुश्किल वक्त में स्टीफन की विधवा पत्नी एलिसा की बहादुरी काम आती है। वो अपने पति की सीक्रेट बैकअप फाइल्स माइकल को सौंप देती हैं। इन फाइल्स से ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि ये बवंडर अब खुद को ऊर्जा देने में सक्षम है, और इसकी असल वजह सीधे तौर पर हेलियोस के रिसेप्टर्स में हुई गड़बड़ी ही है। भाग 5, द EMP बम सॉल्यूशन।
अब ये बवंडर घनी आबादी वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहा था और वक्त तेजी से हाथ से फिसल रहा था। तब माइकल एक आखिरी बेहद ज़रूरी रणनीति बनाते हैं। सबसे पहले लोहे की नसों के नक्शे का उपयोग करके बवंडर को ट्रैक करना। दूसरा, ईएमपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से लैस मिलिट्री ड्रोन्स को रवाना करना। और आखिरी कदम, इस ईएमपी बम को ठीक बवंडर के केंद्र में ब्लास्ट करना। अब ये ईएमपी बॉम्ब काम कैसे करेगा? माइकल इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। उनके अनुसार ये एक ऐसे विस्फोट की तरह है जो जलती हुई आग से ऑक्सीजन को पूरी तरह सोख लेता है। इस आत्मनिर्भर चुंबकीय चक्र को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो था तूफान के ठीक बीचों बीच एक बेहद इंसुलेटेड ईएमपी बॉम्ब का फटना। यहाँ पर टेंशन अपने चरम पर पहुंच जाती है। समय एकदम खत्म हो रहा है। तूफान फिलाडेल्फिया से केवल 4 मिनट की दूरी पर है। ड्रोन्स मौके पर पहुंचते हैं और फिर विस्फोट से मात्र 10 सेकंड पहले पहला ड्रोन बवंडर की भयानक शक्ति का शिकार होकर नष्ट हो जाता है। सब कुछ खत्म होने वाला ही होता है कि बिल्कुल आखिरी पल में 0 सेकंड पर दूसरा ड्रोन सफलतापूर्वक ईएमपी फायर कर देता है। और रिजल्ट, ईएमपी की ये रणनीति पूरी तरह काम कर जाती है। फिलाडेल्फिया और पेरिस में तबाही मचा रहे चुंबकीय तूफानों को आखिरकार बेअसर कर दिया जाता है। माइकल अपने बेटे निक और सहकर्मी रिबेका को एक गिरते हुए चर्च से सुरक्षित निकाल लाते हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरी मानव निर्मित आपदा का कारण बने जोनाथन को अपनी हरकतों की जिम्मेदारी लेते हुए आखिरकार इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर असीमित स्वच्छ ऊर्जा के वादे के साथ दुनिया को तबाह कर देने वाले ऐसे तूफानों का जोखिम भी जुड़ा हो, तो क्या प्रयोगों की ये अंधी दौड़ इतने बड़े खतरे के लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जो कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा और विज्ञान की सीमाओं पर हम सबको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।